वक्त के धमाके क्या पूरे हो पाए रवि के सपने। एक तरफ प्रशांत महासागर की अथाह गहराइयां और दूसरी ओर माउंट फूजी की बर्फ से ढकी गगनचुंबी चोटियों के बीच दूर तक फैली हरियाली का सीना चीरती हुई शिनकानसेन बुलेट ट्रेन का जापानी नाम तेज रफ्तार से भागती जा रही थी। आरक्षित कोच की शानदार सीट पर सिर रखे आंखें बंद किए रवि का मन उससे भी तेज गति से अतीत की ओर भाग रहा था। तकरीबन 1 साल हुआ जब उससे रवि की मुलाकात हुई थी। BA प्रथम वर्ष की परीक्षा परिणाम का अखबार हाथ में आते ही पिताजी ने आसमान सिर पर उठा लिया था। माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उनका फैसला पत्थर की लकीर जो था। चंद जरूरी कपड़े साथ में ले जाने की उसे इजाजत मिली थी। घर से निकलते समय अपने ही जन से नजरें मिलाने की भी उसमें हिम्मत न थी। आखिर उनकी तकलीफों से वह वाकिफ था। सरकारी महकमे का एक ईमानदार बाबू किस प्रकार परिवार की गाड़ी खींचता था उससे छिपा तो न था। बड़ा बेटा होने के नाते उससे उम्मीदें भी बहुत थीं। पढ़ नहीं सकते हो तो महकमे से लोन लेकर एक छोटी मोटी दुकान खुलवा सकता हूँ, कहा था पिताजी ने, लेकिन वह जिंदगी जीना उसका ख्वाब होता तब न। बचपन से एक ही सपना पाल रखा था कि विदेश जाऊंगा, कुछ बनूंगा। जून की तपती दोपहरी में कुछ सुकून के पल तलाश करने के लिए वह दिल्ली स्थित जापान कल्चरल सेंटर के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठा ही था कि तभी गेट से एक जापानी बाला बाहर आए और फुटपाथ के पास खड़ी हो गई। उसे शायद किसी टैक्सी का इंतजार था। भीषण गर्मी से उसका सफेद दूध सा दमकता चेहरा लाल हो गया था। उस जापानी युवती को परेशान देखकर रवि के मन में परमार्थ की भावना जागी। कुछ ठिठकते कदमों के साथ उसके थोड़ा नजदीक गया और धड़कते दिल से अंग्रेजी में पूछा कि क्या तुम अंग्रेजी में बातचीत कर सकती हो। उसने बेहद पतली आवाज में अंग्रेजी में जवाब दिया, यस ऑफ कोर्स। और इसी के साथ ही उसमें साहस का संचार हुआ। बोला, डू यू नीड एनी हेल्प? नो थैंक्स, एक्चुअली आई अराइव्ड हियर लास्ट नाइट एंड बाय टुमारो मॉर्निंग आई हैव टू फ्लाई फॉर जयपुर, सो ड्यूरिंग दीज फ्यू आवर्स आई विश टू सी सम गुड प्लेसेज हियर। उसकी बातें खत्म होने से पहले वह बोल उठा, इफ यू डोंट माइंड एंड फील कंफर्टेबल, इट वुड बी माई प्लेजर टू शो यू सम ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिकल प्लेसेज। एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई थी। उस युवती के मुंह से निकलने वाली हाँ या ना पर रवि के पूरे सपने पल भर टिके रहे। ओ श्योर ने रवि की तंद्रा भंग की और वह 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। शाम होते होते दिल्ली की वे तमाम ऐतिहासिक चीजें रवि ने जापानी युवती को दिखाई जिनसे एक पर्यटक वाकई अभिभूत हो उठता है। रवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण था उसका सुखद सामीप्य। एक वाक्य बोलने से पहले उसके खूबसूरत होठों से जो खिलखिलाहट उभरती थी और बातों बातों में रवि की नाक को पकड़कर हिला देने का जो उसका अंदाज था, उसने उसे रवि के दिल के बेहद करीब पहुंचा दिया। दिल्ली के कई पर्यटन स्थलों को देखते देखते उन्हें शाम हो गई। दोनों को भूख लगी थी। एक अच्छे रेस्तरां में खाना खाने के बाद वे टहलते हुए इंडिया गेट की ओर निकल गए थे। चांदनी चारों ओर बिखरी थी। बोट क्लब की ओर से आती ठंडी हवाएं माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थीं। चलते चलते मिकी ने उसकी उंगलियों को अपनी हथेली में भरकर बहुत ही गंभीर स्वर में कहा था, रवि, मैं दुनिया के बहुत से देशों में गई हूँ और अनेक दोस्त भी बनाए हैं, लेकिन तुम वास्तव में उन दोस्तों में एक बेहतरीन दोस्त हो। मैं तुम्हारे देश से मधुर यादों को लेकर जापान जाऊंगी। मेरी इच्छा है कि तुम जापान आओ। भविष्य में यदि तुम कभी अपने देश को छोड़कर जापान आने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना तो मुझे लिखना, मैं तुम्हारे लिए टिकट और वीजा के लिए जरूरी पेपर भेज दूंगी। कल सुबह 8 बजे से पहले तुम मुझे पार्क होटल के रिसेप्शन पर आकर मिलना। मैं तुम्हें अपना जापान का पता व टेलीफोन नंबर दे दूंगी। बहुत मुश्किल से रवि तब सिर्फ यस बोल सका था। चेतना जा चुकी थी, वह सिर्फ जड़वत सा खड़ा रह गया था। शायद इतनी बड़ी खुशी का बोझ उससे उठाया नहीं जा रहा था। बचपन का एक सपना शायद सच होने जा रहा था। तभी उसकी नाक को पकड़कर मिकी ने हिलाया तो मानो वह नींद से जाग गया। रवि, अब तुम जाओ, उम्मीद करती हूँ कि कल सुबह मुलाकात होगी। इतना कहकर मिकी चली गई थी और रवि उसके कदमों की आखिरी आवाज भी सुनने को बेचैन ठगासा वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद रवि अपने ठिकाने पर जाकर सो गया।
वह पास की एक बेंच पर लेट गया था। रात सरकती रही और वह मिकी और अपने भविष्य के बारे में सोचता ही जा रहा था। सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला और सुबह आंख खुली रवि ने सबसे पहले घड़ी को देखा तो 8 बज चुके थे। वो हौंफते हुए होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा तो पता चला कि मिकी की फ्लाइट 8:45 बजे की थी और वह 8 बजे से पहले ही होटल से जा चुकी थी। जिस बेल बॉय ने उसका कमरा साफ किया था उसने बताया कि मिकी काफी देर तक लॉबी में बैठी थी। उसकी मायूस निगाहें मानो किसी को तलाश रही थी। रवि को लगा कि उसका सब कुछ लुट चुका है। वह भीतर से बिल्कुल टूट गया। फिर भी उसे जीना है क्योंकि अब तो उसे जिंदगी का मकसद मिल गया था। मिकी को पाने की एक अटूट चाहत ने उसके भीतर जन्म ले लिया था। हल्के झटके के साथ ट्रेन रुकी तो रवि ने आंखें खोली और उसका मन अतीत से वर्तमान में आ गया। एक सहयात्री ने रवि के पूछने पर बताया कि यह हमामाता सुचो स्टेशन है। लगभग आधा सफर खत्म हो चुका है। भारत के स्टेशनों से कितना भिन्न, जगमगाता प्लेटफॉर्म, कोई शोर शराबा नहीं, इतना साफ सुथरा फर्श की पैर भी रखने को दिल न करे। उतरने और चढ़ने वालों का अनुशासन देख जापान की सभ्यता से रवि थोड़ा बहुत परिचित हो रहा था। ट्रेन सरकने लगी और कुछ ही क्षणों में फिर तूफानी रफ्तार पकड़ ली। रवि एक बार फिर आंखें बंद कर अतीत में खो गया। तब 2-4 दिन तलाश करने पर रवि को पास ही के एक छोटे से रेस्तरां में काम मिल गया था जिससे पेट की भूख और छत की समस्या का हल हो गया। लगभग रोजाना समय निकालकर एक उम्मीद दिल में लिए रवि उसी पेड़ के नीचे आ बैठता था। इस दौरान उसने बहुत जापानी चेहरे देखे लेकिन वह चेहरा दोबारा देखने की चाहत लिए 1 साल गुजर गया। ऐसे ही एक दिन शाम को रवि पेड़ के नीचे उदास बैठा था कि तभी एक ऑटो रिक्शा ब्रेक की तेज आवाज के साथ आकर रुका तो उसकी तंद्रा भंग हुई। रवि ने देखा कि एक जापानी नौजवान ऑटो से उतरा और ऑटो वाले को किराया देने के बाद अपने मोटे से पस को तंग जीन्स की पिछली जेब में खोंसकर लापरवाह ढंग से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। महज 2 सीढ़ियां चढ़ते ही उस युवक का पस जेब से निकलकर वहीं गिर गया, लेकिन उससे अनजान वह जापानी नौजवान आगे बढ़ता गया। रवि ने आसपास किसी को न देखकर धीरे से जाकर पस उठाया और पेड़ के नीचे आकर उसे खोलकर देखा तो उसमें 1000 के नोट भरे थे। धड़कते दिल से रवि ने उसे तुरंत बंद किया। उसके अनुमान से लगभग 40-50 नोट रहे होंगे। इसका मतलब भारतीय करेंसी में तो ये लाखों में होंगे। एक पल को उसके दिमाग में आया कि ये रुपए अगर वह पिताजी को जाकर दे दे तो उनकी तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। लेकिन दूसरे ही पल उसकी आत्मा धिक्कार उठी कि रवि, यदि यह धन तुमने अपने पास रखा तो शायद जीवन भर अपने को माफ न कर सकोगे। इसको वापस करना होगा। तभी बेचैनी की हालत में वह जापानी नौजवान बाहर आता दिखाई पड़ा। उसकी निगाहें जमीन के भीतर से भी कुछ निकाल लेने को आतुर थीं। रवि हौले से उसके करीब आकर बोला, एक्सक्यूज मी, आई हैव योर वॉलेट, यू ड्रॉप्ड इट हियर, कहकर पस उसके हाथों में थमा दिया। उस जापानी नौजवान के चेहरे पर जो खुशी और कृतज्ञता के भाव आए और धन्यवाद से संबंधित जितने भी शब्द उसे आते थे, कहे। उन्हें सुनकर रवि गौरवान्वित हो उठा था। पस निकालकर युवक ने चंद नोट उसे थमाने चाहे थे, लेकिन उसने जो किया था उसके बदले में कुछ पैसे लेकर खुद से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। रवि की ऐसी अभिव्यक्ति को सुनकर जापानी नौजवान ने आश्चर्य मिश्रित ढंग से उसकी ओर देखा और बोला, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड, मे आई डू समथिंग फॉर यू। इसी सवाल का तो रवि को इंतजार था और एक झटके में उसके मुंह से निकला, आई विश टू कम टू जापान। एक पल को उन दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई। फिर उस जापानी नौजवान ने धीरे से रवि के कंधे पर हाथ रखकर बोला, डू यू नो एनी रेस्टोरेंट अराउंड दिस एरिया? आई एम हंग्री। करीब 5 मिनट पैदल चलते ही रवि का रेस्टोरेंट था। संयोग से कोने की एक मेज खाली थी। उसने रवि को जबरदस्ती अपने पास बिठाया और भोजन के दौरान ही रवि ने अपनी जिंदगी के हर पहलू, हर सपने को खोलकर उसके सामने रख दिया। इस दौरान जापानी नौजवान कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ खाता रहा और रवि की बातें सुनता रहा। भोजन समाप्त करने के बाद वह रवि को अपने बारे में बताने लगा। अभी हाल ही में उसकी शादी हुई है और करीब 1 बरस पहले उसके पिता प्लास्टिक के एक छोटे मोटे कारखाने को उसके कंधों पर छोड़कर हार्ट अटैक से चल बसे थे।
पिछले 1 साल में उसके अथक परिश्रम से उसकी ख्वाहिशा कंपनी की काफी तरक्की हुई। घूमने फिरने का उसे बचपन से शौक है, इसलिए काम की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को सौंपकर वह 1 सप्ताह की भारत यात्रा पर निकल पड़ा था। एक पल रुककर उसने गिलास में रखा पानी पिया और आगे बताने लगा कि आने वाले दिनों में उसकी कंपनी में काफी काम बढ़ने वाला है, लिहाजा उसे कुछ नए कर्मचारियों की जरूरत है। अगर तुम लंबे अरसे तक जापान में रहना चाहते हो और मेरे साथ काम करना पसंद करो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जगह दे सकता हूँ, लेकिन जापान में बहुत मेहनत से काम करना होता है। जहाँ तक तुम्हारी ईमानदारी का सवाल है उससे तो मैं परिचित हो चुका हूँ और तमाम नसीहतें देता चला गया। रवि के कानों में सीटियां बज रही थीं। 1 साल में दूसरी बार ऐसा अवसर आया था। वो अपनी सुध खो बैठा था। What do you decide? चौंक कर यथार्थ में आया रवि उसका हाथ थाम कर थरथराते होठों से सिर्फ इतना बोल सका, I will do my best। मेरे ऐसे भाग्य होंगे, यह मैंने सोचा न था। उसके रेस्तरां का पता नोट कर वह जापानी नौजवान बोला, I have to fly for Mumbai tonight and after spending 2 days over there I will be back to Japan. Soon I will send all the documents, so just wait for my letter। उसे टैक्सी में बिठाकर एक उमंग मन में लिए रवि तब वापस रेस्तरां में आ गया था। भीड़ बढ़ने लगी थी। उस जापानी नौजवान के जाने के बाद हर एक दिन रवि के लिए 1 बरस की तरह गुजरा और ठीक 15वें दिन रेस्टोरेंट के काउंटर पर कैशियर ने उसे बड़ा सा लिफाफा पकड़ाया। एक कोने में जापान लिखा देख वह भागता हुआ अंदर गया और कांपती उंगलियों से लिफाफा खोला। वीजा से संबंधित सारे कागजात और एक ओपन डेटेड एयर टिकट था। छोटे से पत्र में उसने लिखा था कि शीघ्र आने की कोशिश करो। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। आगे के 10 दिन तूफान की सी तेजी से गुजरे। लगातार 5 दिन तक जापानी दूतावास के चक्कर काटने के बाद वीजा मिला और फिर जाने का समय आ गया था। पिताजी के स्नेहयुक्त नसीहत भरे अल्फाज, बेटा रवि, ईमानदारी का साथ मत छोड़ना तो खुशियाँ तुमसे दूर नहीं रह पाएंगी, को रवि ने आत्मसात कर लिया था। छोटी बहन को सीने से लगाकर द्रवित हृदय से विदा ली थी। ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से क्लियरेंस की तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे कार्यक्रम के अनुसार ओसाका स्टेशन से टोक्यो के लिए बुलेट ट्रेन पर सफर करना था। आंखें खुली तो रवि अतीत से बाहर आया। बाहर अंधेरा हो चला था। दूर टिमटिमाती रोशनियां दिखाई पड़ने लगी थीं। सहयात्री ने बताया कि टोक्यो आने वाला है। फ्रेश होने की नीयत से रवि टॉयलेट गया। जब वह बाहर आया तो चारों तरफ जगमगाता शहर था। ट्रेन टोक्यो में प्रवेश कर चुकी थी। आगामी कुछ ही मिनटों में ट्रेन रवि के अंतिम पड़ाव यानी वेनो स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। पश्चिम के दरवाजे से बाहर निकलते ही आरक्षण काउंटर के पास वह जापानी नौजवान रवि का इंतजार कर रहा था। दोनों गले मिले। रवि को उसने बताया कि महज 10 मिनट की दूरी पर उसका अपार्टमेंट है। जगमगाता शहर और उस पर से आतिशबाजियों का मंजर। कुछ ही दूर पर बहती सुमिदा नदी के तट पर हर साल इसी दिन आतिशबाजी का उत्सव होता है जिसे हनाबी कहते हैं। किसी भी नए इंसान को भौंचक कर देने के लिए पर्याप्त था। कार उस शानदार अपार्टमेंट के पोर्च में जा लगी थी। रवि अब कुछ थकान का अनुभव कर रहा था। ड्राइंग रूम से अटैच्ड बाथरूम में गर्म पानी के बाथटब में नहाकर रवि ने थकान उतारी और जब फ्रेश होकर बाहर निकला तो देखा वह जापानी नौजवान अपना पसंदीदा पेय लेकर बैठा था। रवि ने सिर्फ 1 कप कॉफी पीने की इच्छा जाहिर की। वो अंदर गया और रवि सोफे की पुश्त पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर दिल के उस हिस्से को छूने लगा जिस पर मिकी का नाम लिखा था। किसी भी सूरत में उसे ढूंढना होगा, रवि ने सोचा। रवि प्लीज मीट टू माई वाइफ मिकी, और साथ में बेहद पतली आवाज में हेलो के स्वर ने रवि की तंद्रा भंग की। झटके के साथ आंखें खोली और वह चेहरा जिसे रवि करोड़ों में भी पहचान सकता था उसके सामने था। उसकी मिकी उसके सामने खड़ी थी। नजरें मिलाते ही मिकी ने आंखें जमीन में गाड़ दी थी। बहुत संयम के साथ वह सिर्फ हेलो बोल सका था। दोस्त से मुखातिब होकर बोला, आई एम सॉरी ड्यू टू जेट लैग, टाइम जोन बदलने से होने वाली भारी थकान, आई एम फीलिंग अनवेल। इतना कहकर रवि सोफे में धंस सा गया। दूर सुमिदा नदी के तट पर हानाबी के धमाके कानों में गूंज रहे थे।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।